आज हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी कंटेंट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले उस कंटेंट के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कोई घटनाक्रम होती है, चूँकि इतिहास में मेनली हम लोग घटनाक्रम के बारे में स्टडी करते हैं। तो 1857 का विद्रोह जो भारत में होता है कि अचानक ऐसे नहीं हो जाता, इसकी जड़ें कहीं न कहीं किसी से होती है। इसके कई सारे वजह हो सकते हैं, उस समय तत्कालीन वजह भी थे। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो आर्थिक हो सकता है, वैचारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। तो हमें पता ही होगा कि जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा भी होगा कि 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत में उपनिवेश की स्थापना की शुरुआत कर देते हैं। और एक तरफ से कहें कि हालाँकि जिसमें थोड़ी-सी कमियाँ रह जाती हैं वो बक्सर के युद्ध के बाद पूरी हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं से इसका ताना-बाना उसी समय से बुना जाना शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ों का उद्देश्य ही था कि भारत में अधिकतम आर्थिक लाभ कमाया जाए। और चूँकि भारत उस समय कृषि प्रधान देश था तो इसके ऊपर कृषि के ऊपर इसकी प्रभाव काफ़ी पड़ी। यूँ कहा जाए कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा। कृषि के वाणिज्यीकरण होने से खाद्यान्न में कमी आई। नेचर के ज़रिए बार-बार अकाल भी पड़ने लगा। और अगर आर्थिक मदद ना हो तो अकराल अकाल क्या हो जाता है, विकराल रूप लेने लगता है। तो इससे भी लोगों के में काफ़ी असंतोष बढ़ने लगा था। यानी उस असंतोष के परिणामस्वरूप एक विद्रोह हुआ जो 1857 का विद्रोह था। यानी ये इसकी पृष्ठभूमि है समझने के लिए इन तत्कालीन, जैसे उदाहरण के रूप में समझने का हम प्रयास करें कि जब कोई भी चीज़ अगर सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है तो सुलगने लगता है, लेकिन जब उसकी इंतहा हो जाती है तो विस्फोट हो जाता है। तो कुछ मायने में इस तरह का हमारा सिपाही विद्रोह था, जिसके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। इसके अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ बिंदुओं को समझना अति अनिवार्य है। उस बिंदुओं को समझे बिना हम विस्तृत से इस चैप्टर के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ये अध्ययन करेंगे तो कंटेंट हमारे पास अस्थायी रूप से नहीं रह पाएगी। इसलिए कंटेंट हमारे पास अस्थायी रूप से रहे, इसके लिए हमें उन चीज़ों पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इसमें पहला जो कारण है, वजह है, वो है आर्थिक कारण। समझते हैं इसको। आर्थिक कारण में मुख्य रूप से ज़मींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब व्यवस्थाएँ थी। यानी जितनी भी व्यवस्थाओं के बारे में मैंने चर्चा ऊपर देखा, एग्ज़ाम्पल के रूप में मैंने लिखा, उन सभी व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं शोषण थी किसानों के ऊपर। और यही शोषण उनको इकट्ठा की अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। इसमें ज़मींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है? एक तरफ से ये व्यवस्था थी, टैक्सेशन था, कर उगाने का तरीका था। इसको हम लोग एक अलग चैप्टर में बढ़िया से स्टडी करेंगे इसके बारे में। अब दूसरे आते हैं सामाजिक कारण। देखिए, सती प्रथा, नर-बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध किया लगाया गया। ये ठीक था, अगर तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक था, समाज की कुरीतियाँ थी। लेकिन तत्कालीन ज़माने के जो लोग थे, इन्होंने अपने समाज के ऊपर कुठाराघात, यानी समाज के ऊपर क्या पाया इसको, कि समाज के ऊपर हमला पाया। और जब समाज के ऊपर हमला पाया तो उन्होंने इसका विरोध किया। यानी विरोध करने मानने वाले में वे लोग भी थे जिनकी जो पारंपरिक पद्धतियाँ थी उनके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद है प्रशासनिक कारण। आपने देखा कि डलहौजी का शासनकाल था 1848 से 56 के आसपास। तो उसने क्या की कि हड़प की नीति अपनाई। इस हड़प की नीति के तहत उसने बहुत सारे एलिगेशन लगा के बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया। उन राज्यों में सतारा था, अवध था, झांसी था, कानपुर था, इलाहाबाद, खुद हमारे बिहार से जगदीशपुर। यानी इन राज्यों पे तो इन लोगों में भी एक असंतोष थी। तो ये लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। भले ही इनकी अपनी नीतियाँ थी, इनके अपने मंसूबे थे, इनकी आंतरिक नीतियाँ थी, लेकिन कहीं न कहीं इस विद्रोह में ये भी एक चिनगारी का काम इसने भी किया। अब आते हैं धार्मिक कारण। अंग्रेज़ जब भारत में शासन कर रहे थे तो ईसाई धर्म के ऊपर प्रचार प्रसार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे, जबकि अन्य धर्मों से उनका कोई नाता नहीं था खास करके। तो इससे इससे एक विशेष प्रकार के जो यहाँ पे धर्म के मानने वाले लोग थे वो उनके विरोधी होते चले। कहीं न कहीं लगा कि हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है। सबसे अहम जो कारण था वो सैनिक कारण था। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूंछ, पगड़ी तथा बाला पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने अपने संस्कृति का अपमान माना। जो वर्षों से चली आ रही पद्धतियाँ हैं, उस पद्धति को इतना जल्दी रेडिकल तरीके से हम तो बदल नहीं सकते हैं। आज भी समाज में देखा जाता है किसी भी चीज़ को बदलने के लिए पहले धीरे-धीरे उसकी शुरुआत होती है, विरोध होता है, लेकिन अचानक आप रेडिकल चेंज तो नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम तत्कालीन कारण। और ये देखिए, ये जो है तत्कालीन कारण, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम यूँ कहें, किसने
पूरी आग में घी डालने का काम किया। इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो भारत में सैनिकों को लड़ने के लिए ब्लू फ़ील्ड राइफ़ल दिए जाते थे, उनकी जगह पर एक नया उस ज़माने में अत्याधुनिक राइफ़ल इनफ़ील्ड राइफ़ल को लॉन्च किया। जब ये राइफ़ल को लॉन्च किया गया, तब ये अफ़वाह फैल गई कि राइफ़ल के जो कारतूस हैं, वो गाय तथा सूअर की चर्बी लगे हुए हैं या उनसे मिलाकर बनाए गए हैं, जिसको मुँह से खींच के राइफ़ल को लोड करना पड़ता था। तो जब ये अफ़वाह फैली गाय के बारे में और सूअर के बारे में, तो एक हिंदू लोग गाय वाली बात नागवार गुज़री और मुसलमान लोगों को सूअर वाली बात नागवार गुज़री। इस तरह दोनों इकट्ठा हो गए और विरोध की जो स्वरूप था वो तैयार हो गया। अब आते हैं विद्रोह की पृष्ठभूमि के ऊपर। अभी हमने ऊपर में चर्चा किया कि अफ़वाह फैल गई थी गाय और सूअर की चर्बी लगे हैं। ये बात जब बैरकपुर छावनी में पहुंची तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है कि पैदल सैनिकों का जो दल होता था, उन्हें नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था। उसमें बलिया के रहने वाले एक जवान थे मंगल पांडे। इन्होंने कहा कि इन कारतूसों का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें गाय की चर्बी लगी है। अधिकारियों ने उनके ऊपर दबाव बनाया और कहा कि नहीं, आपको इसका प्रयोग यानी इस्तेमाल करना ही होगा। अधिक दबाव के कारण उन्होंने अपने जो उस समय के तत्कालीन लेफ्टिनेंट ह्यूज और बाज थे, दोनों को गोली मार दिया। अंग्रेजों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो आज का ये आप रहा शुरुआत था, इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, बाकी शेष का जो अंश है उस वीडियो को हम देखेंगे। यानी जो आज की हमारी शुरुआत हुई है, देखिए अगर हम इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इतिहास प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत से, तो प्राचीन भारत के इतिहास को यदि हम देखें तो वहाँ से समय, जैसे कि कब हुआ था, किसके बाद कौन शासक आया, उसके बाद यदि हम भारत में तुर्कों का शासन आता है, खास करके दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत को देखते हैं, तो वहाँ से उनके सुधारों के बारे में यानी ईस्वी सन के बारे में थोड़ा-थोड़ा प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हम खास करके 1857 के बाद आते हैं तो वहाँ से ईस्वी सन के साथ डेट वाली प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो कभी-कभी यही प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, या मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, या विद्रोह कब फैली थी। तो इसीलिए हमने इस जगह से उठाया है ताकि हमारे ईस्वी के साथ डेट भी कन्फर्म होते रहे और कंटेंट आपको बढ़िया से समझ में आए। यानी आज का जो विद्रोह हम पढ़ रहे हैं, वो विद्रोह अचानक होने वाला विद्रोह नहीं था। ये सबके क्षोभ के असंतोष का कारण था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, परिस्थितियाँ थी, हालात थे। उन हालातों के बारे में हमने चर्चा किया ताकि कंटेंट को हम बढ़िया से रिलेट कर सकें। कल की क्लास में हम देखेंगे कि विद्रोह का झंडा कहाँ से किसने उठाया, और उठाने के बाद चूँकि ये कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, तो केंद्रीय नेतृत्व नहीं होने के कारण उस तरह का नेतृत्व इसे प्राप्त नहीं हो पाया जितना इसको नेतृत्व प्राप्त होना चाहिए था। तो अंत में क्या हुआ कि विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन दबाने के बाद भारत में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली थी। आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, और जब नेतृत्व मिलता है तो उसके बाद क्या होता है। आज की वीडियो में इतना हम रहने देते हैं, कल की वीडियो में फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।